शून्य से शुरू हुए हम, शून्य पर है खात्मा, शून्य ही है ये धरा और शून्य है परमात्मा। इस शून्य की आवाज़ सुन, तू कह रही है आत्मा, कह रही है आत्मा, कह रही है आत्मा। क्या बात है। हम हर परफॉर्मेंस से पहले वो ये चीज़ बोलते थे एक दूसरे को कि याद रखो कि तुम शून्य से ही शुरू हुए हो और शून्य पर ही तुम्हारा तो ये एक सॉन्ग के फॉर्म में। यस। इस जर्नी में कभी खुद पे डाउट होता था, पता नहीं फिल्म बनेगी नहीं बनेगी, ऐसा? बहुत बार, मतलब अनगिनत बार मैं बोल सकता हूँ कि कभी किस बात पे होता था, कभी किस बात पे होता था, कभी किस बात पे होता था। इवन कि आप मतलब फिल्म सुनाने गए हो और किसी प्रोड्यूसर ने या एक्टर ने रिजेक्ट कर दिया है और आप वहाँ से वापस निकल रहे हो और ऑटो वाले ने भी आपको रिजेक्ट कर दिया, तो वो चीज़ भी आपको वो कर जाती थी कि यार मुझे तो हर कोई रिजेक्ट कर रहा है इस शहर में, मैं क्या करूँगा इस शहर में, छोड़ के चला जाता हूँ। तो ऑटो वाले कैसे रिजेक्ट करते थे? जैसे आपको जहाँ जाना है मना कर दिया। हाँ, यस वही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज, छोटे शहरों के बड़े किस्से। और आज हमारे साथ हमारे इस स्टूडियो में हमारे दोस्त, एक फिल्म मेकर, राइटर, डायरेक्टर और कमाल के इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलर तरुण डुडेजा हैं। इन्होंने हाल में ही फिल्म बनाई है धक धक। बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। तरुण, सबसे पहले थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। वो तो बहुत सारे शोज़ में अब आप ये बोलते हो क्योंकि आपको हर जगह बुलाया जाता है। नहीं सर। नहीं, लेकिन तरुण और मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। मैं जब मुंबई आया था और पहला फिल्म प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा था एज स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र, उसमें डायरेक्शन टीम में मैंने तरुण से मुलाकात की और काफ़ी हम लोगों का समय गुजरा। तरुण तब भी प्रिपेयर्ड थे एक फ़िल्म बनाने के लिए और तरुण का सिलसिला चला और बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया। तब से हम लोग एक बार मिले तो बस एक हमारी बॉन्डिंग, हमारा ब्रदरहुड ऐसा बना जो बदस्तूर जारी है। तो तरुण, टेल मी, कैसा लग रहा है? आपकी फिल्म आई और आपको बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर का अवार्ड फिल्म फेयर से मिला। आप सीक्वल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग इज़ ग्रेट। लाइक जब आप आते हो यहाँ पे और एक सपना लेके आते हो कि आपको फिल्म डायरेक्टर बनना है इतने सारे लोगों के बीच में, और वो जैसे जैसे 10-12 साल की मेहनत के बाद उसका जो फल मिलता है तो वो मीठा ही होता है। तो मैंने मीठा फल खा लिया है और अब मैं और मीठे फल खाना चाहता हूँ। तो मैं और मेहनत और लगन से काम करूँगा कि ऐसे और फिल्में बनाता रहूँ और जो कहानियाँ मुझे कहनी है, जिन कहानियों से मैं अपनी जो दिल में आती है कहानी वो कहना चाहता हूँ वो लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए मैं मेहनत करता रहूँगा। और इस जर्नी में कभी खुद पे डाउट होता था, पता नहीं फिल्म बनेगी नहीं बनेगी, ऐसा? बहुत बार, मतलब अनगिनत बार मैं बोल सकता हूँ कि कभी किस बात पे होता था, कभी किस बात पे होता था, कभी किस बात पे होता था। इवन कि आप मतलब फिल्म सुनाने गए हो और किसी प्रोड्यूसर ने या एक्टर ने रिजेक्ट कर दिया है और आप वहाँ से वापस निकल रहे हो और ऑटो वाले ने भी आपको रिजेक्ट कर दिया, तो वो चीज़ भी आपको वो कर जाती थी कि यार मुझे तो हर कोई रिजेक्ट कर रहा है इस शहर में, मैं क्या करूँगा इस शहर में, छोड़ के चला जाता हूँ। तो ऑटो वाले कैसे रिजेक्ट करते थे? जैसे आपको जहाँ जाना है मना कर दिया। हाँ, यस वही कि भाई अंधेरी चलोगे हाँ नहीं। ना, तो तब लगता था कि अरे यार वो तो कर ही रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। जबकि मुंबई में रिजेक्ट करते नहीं है ऑटो वाले। दिल्ली होता है तो पता है कि ये रिजेक्ट होगा आप, पर मुंबई में होता नहीं है, तो तब भी लगता था कि अरे ये हो रहा है। तो यस, अनगिनत बार ऐसा लगा कि यार ये नहीं हो पाएगा, इट इज़ समथिंग इम्पॉसिबल टू अचीव। मतलब अगर मैं क्राफ्ट है मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ है तो ये चीज़ नहीं है, वो जो सारी वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं। हाँ, कॉम्बिनेशंस जो है ना, वो कभी एक साथ अलाइन ऐसा लगता था होंगे ही नहीं, बट टचवुड ऊपर वाले की दुआ से हुए एंड चीज़ें बनी। तो पानीपत है आपका शहर जी। पानीपत में ऐसी कौन सी चीज़ आपको मिली, ऐसी कौन सी वैल्यू सिस्टम में कोई बात जिसे आप लेकर आए, जिसने हमेशा आपकी इस जर्नी में साथ दिया, आपको मजबूती से चलते रहने की हिम्मत दी? मैं आपको एक वैसे बात बताता हूँ कि पानीपत नहीं, मुझे लगता है कोई भी इंसान जो गांव से शहर में आता है, छोटे शहर से बड़े शहर में आता है,
उसका ना एक माइग्रेंट एटीट्यूड होता है लाइफ को लेकर, ठीक है। उसे लगा कि मैं अपनी जगह से हट के, जहाँ मेरा सब कुछ कंफर्ट जोन था, हट के दूसरी जगह आया हूँ। तो वो ना हमेशा आपको एज पे रखता है। आप किसी भी चीज़ को लेके ना कंप्लेसेंट नहीं होते कि ओ ये चीज़ आसानी से हो जाएगी। आप यहाँ पे अब 10 साल हो गए हैं, मुंबई में सब कुछ हो गया है, बट फिर भी आपको एज पे रखता है कि यार मैं अपना सब कुछ छोड़ के एक शहर से यहाँ पे आया हूँ और मुझे हर वक्त अपने टोस पे रहना है। तो मुझे लगता है कि वो जो एक आपका इनबिल्ट आ जाता है ना, कि आप दुगनी मेहनत करना चाहते हो, हर चीज़ को अच्छे से वो करना चाहते हो, सोच समझ के रहते हो, किसी से ज़्यादा वो नहीं, पंगा नहीं, झगड़ा नहीं, वो नहीं। तो मुझे लगता है ये चीज़ एक्चुअली मैंने पढ़ी थी उस समय जब कोविड के दौरान माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था, और मैं बहुत रिलेट किया था उससे कि यार ये चीज़ शायद मेरी जर्नी का भी पार्ट है कि मैं यहाँ पे आया हूँ और एक तरीके से माइग्रेंट हूँ, और मैं यहाँ पे उस चीज़ को छोड़ नहीं रहा और उसी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आई थिंक दैट व्हाट्स मेक्स सो मेनी पीपल हु हैव कम फ्रॉम स्मॉल टाउन to big cities very different from the people who are born in big cities. माइग्रेशन हेल्प्स, ये बहुत बहुत ज़रूरी बात आपने की। पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन की हिस्ट्री भी देखें तो लोग माइग्रेट करते गए बेटर करने के लिए। आज हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 13 कॉलोनीज, करेक्ट, सारी तो माइग्रेंट्स ही हैं। करेक्ट करेक्ट। और आज वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है। यस। और इंडियन डायस्पोरा भी, एशियन डायस्पोरा भी दुनिया भर में जहाँ है। करेक्ट। अब तो बहुत सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स इंडियन ओरिजिन के, एशियन ओरिजिन के बन रहे हैं, एंड दे हैव बीन प्रूविंग देमसेल्व्स। वही छोटे शहर से थोड़ा बड़ा शहर और बड़े शहर से महानगर में ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दैट हेल्प्स। अब आपको यहाँ इतने सारे साल हो गए, यहाँ भी बेशक आपने कई चीज़ें सीखी होंगी, तो कुछ ऐसा है जो आप ले जाना चाहते हो अपने छोटे शहर यहाँ से, कोई बात? मुझे ना यहाँ एक बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी हैं, तो एक कहावत होती है ना, अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है। वो कहावत यहाँ दिखती है, मुझे यहाँ दिखती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लोग अपने काम से काम रखते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि स्मॉल टाउन्स जाएगी, पानी में जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। कई बार मैं अपने दोस्तों से मजाक में भी बोलता हूँ कि क्या है ना, यहाँ ट्रैफिक जैम बहुत लगता है, ठीक है। आपको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में आधा घंटा लग जाता है, ठीक है। अब वहाँ छोटे शहरों में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 मिनट में तय हो जाता है, 10 मिनट में हो जाता है। तो वो 20 मिनट जो बच जाते हैं ना वहाँ, वो अपने काम से काम नहीं रखते, वो कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अपने काम से काम रखना एक ऐसी चीज़ है जो पहुँचेगी तो बड़े शहरों से छोटे शहर पहुँचेगी तो अच्छा रहेगा। तो कभी आपको अपने छोटे से शहर में जाकर आप क्या करते हो या आप जो करते हो उसमें टाइम लग रहा है, ये अपने मोहल्ले वालों को, अपने पेरेंट्स के फ्रेंड्स को समझाने में कभी दिक्कत का सामना करना पड़ा? हाँ, ऑफ कोर्स। आई थिंक मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं तो गया हफ्ते भर के लिए गया, 2-3 महीने में, और उसमें भी 1-2 लोगों से मिला और वापस आ गया। बट मेरे पेरेंट्स को बहुत समय जाता था लोगों को समझाने में कि बेटा मुंबई में कर क्या रहा है, क्योंकि वहाँ पे सब पूछते थे कि अच्छा किस पे आता है, मतलब अगर आपका चेहरा दिख रहा है तो आप मुंबई में कुछ कर रहे हो। असिस्टेंट डायरेक्टर होना फिल्म्स में, और ये कोई पक्की नौकरी नहीं है, इसमें पेंशन नहीं कटता, बाद में क्या होगा, ये सारी चीज़ें वो होती थी। और ये चीज़ें सरकारी जॉब वाले फॉर्मेट में इसको समझाना कि यार वो फ्रीलांस करता है। फ्रीलांस शब्द का अर्थ क्या है? प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करता है, दूसरा काम कब मिलेगा नहीं। और असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब क्या होती है, वो क्या करता है फिल्म में, तो वो चीज़ें समझाना बहुत मुश्किल होता है। और फिर आपने बोलना शुरू किया कि ओके राइटर है, ठीक है, तो क्या काम आया है बाहर? तो काम अभी कुछ आया नहीं बाहर, क्योंकि एक राइटर की जर्नी सबसे लंबी होती है। वो जब फिल्म लिखना या सीरीज़ लिखना स्टार्ट करता है, वो मिनिमम टू मिनिमम 3 साल बाद बाहर आती है। तो वो 3 साल उसका काम बाहर नहीं आया, वो और बीच में कभी भी ये काम रुक सकता है। करेक्ट। तो कितने आप लिखते हो जो बीच में रुक जाते हैं, चीज़ें कन्वर्ट नहीं होती, तो वो सारी चीज़ें समझाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अच्छा लिख रहा है, क्या लिख रहा है, अभी तक आया नहीं है, आएगा, वैसा करके। तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ने वो चीज़ फेस की, और वो थक भी गए एक टाइम के बाद बताते बताते, टिल धक धक केम एंड आई वॉन फिल्म फेयर, और वो सारी चीज़ें लाइफ में हुई। तो वो एक उनके लिए डिफ़िकल्ट था। मैं समझ सकता हूँ। और छोटे शहरों की एक खासियत ये भी है
एक तो ईमानदारी है लोगों में, फिल्टर नहीं है बातचीत में, लेकिन कई बार होता है कि एक थिन लाइन है जहाँ वर्ड या एक्सप्रेशन या मीनिंग सेंसिटिव नहीं रह जाते हैं। तो मुझे याद है, मुझे किसी ने फ़ोन किया और उसने फ्रीलांसिंग के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया, मैं 2-3 दिन दुखी रहा। उसने बोला आपका तो उठाईगिरी का काम है ना। तो मैंने बोला उठाईगिरी मतलब कि कहीं नौकरी नहीं करे ना, उठाईगिरी मतलब। तो बहुत मुझे, अब मैं उनको जो समझाऊं, और वो अच्छे ठीक ठाक एज स्पेस में थे और बदलने वाले नहीं थे, तो 2 दिन तो मैं खुद ही तकलीफ में रहा, यार ये उठाईगिरी का काम। बट ये है, ये जो शब्दों मैं के बीच, तो कई बार अपने दोस्तों से और इसमें भी बोलता हूँ कि जब ऐसा लगने लगता है ना कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो गया हूँ और वो सब, मैं पानीपत चला जाता हूँ, वहाँ पे मुझे लोग नीचे ऐसे उतार देते हैं कि आपका सब बराबर हो जाता है। सच्चाई से वाकिफ करवा देते हैं। ये तो हमेशा होता है। मैं जब बीबीसी में था और बीबीसी के बाद में लंदन से लौटा यहाँ दिल्ली में, और वहाँ भी किसी चैनल में आज तक के समय रांची गया, तो कोई दादाजी के दोस्त थे, फिर वो क्या करते हो जर्नलिज्म में, तो उन्होंने बोला अच्छा जर्नलिज्म, उसमें तो 2 ही लोग परमानेंट हैं, एक विनोद दुआ और एक प्रणय रॉय, बाकी तो सारे टेम्पररी हैं, कुछ और करो। तो मतलब ये सोच इस तरह की रही है, और आप कुछ कर नहीं सकते अपने आप को ग्राउंडेड रखने के सिवा और अपने काम से काम रखने के सिवा। तो अभी आजकल क्या चल रहा है आपका? मैं लिख रहा हूँ अलग अलग जगहों के लिए और अपनी नेक्स्ट फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। होपफुली आपकी दर्शकों की दुआएं रहेंगी तो जल्दी शुरू हो जाएगी। तो ये उसी सेम वर्ल्ड में आगे कहानी को ले जाना है? वो डिटेल्स में थोड़ा समय लगेगा आपसे खुलकर बताने में, पर अच्छी न्यूज़ जल्दी आएगी। हमें बेसब्री से इंतज़ार है कि वो हो। और आपके मन में कोई स्पेसिफिक जॉनर है जो आपको बहुत फैसिनेट करता हो? किस तरह की? ये तो आप बना रहे हैं, ये तो है ही, ये तो ट्रैवल। मुझे ड्रामा हमेशा से बहुत फैसिनेट करता है, ड्रामा एंड द कॉमेडी इन ड्रामा। ठीक है, ड्रामा में भी अपनी कॉमेडी होती है। अगर कोई इंसान जो उस ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं है और न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से उस ड्रामा को देख रहा है, उसके लिए वो कॉमेडी बन सकती है, जो कहते हैं ना ट्रेजेडी इज बेस्ट कॉमेडी। तो मुझे लगता है ड्रामा, क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ ड्रामा, हमारे इमोशंस बने ही उसके लिए हैं कि हम चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो, ये हो, बातें हो, चीज़ें मान मुनव्वल हो एक दूसरे से। तो मुझे लगता है ड्रामा इज़ वेरी वेरी फैसिनेटिंग, और वो सिनेमा की रीड भी वही रहा है मुझे, क्योंकि हमारे समाज में भी काफ़ी हम लोग मेलोड्रामेटिक हैं बाय नेचर, बाय डिज़ाइन। भारतीय समाज सबसे ज़्यादा मेलोड्रामा खूब है, तो हमें पसंद भी वो चीज़ें आती हैं। करेक्ट, कि कोई रूठ जाए और कोई मनाए ही नहीं तो फिल्म वैसी फ्लॉप हो जाएगी, उसको तो मनाना ही पड़ेगा। परिवार में आपस के डायनामिक्स, लोगों की चाहतें, लोग अपनी विशेस कम करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, तो मुझे लगता है वो मेरा पसंदीदा जॉनर है। और कुछ अगर मैं करना चाहूँगा तो मेरे को लगता है कि मैं इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर इज़ समथिंग जो मुझे लगता है कि आई वुड लाइक टू अटेम्प्ट समडे, एंड उसमें भी अपना मज़ा है, क्योंकि वो भी ड्रामा से भरपूर ही है, पर द थ्रिल ऑफ डूइंग समथिंग विच इज़ लाइक अनएक्सपेक्टेड, मुझे लगता है वो एज अ राइटर मैं एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहूँगा। आपकी ज़िंदगी में और करियर में आपके कॉलेज का कितना योगदान रहा? आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा योगदान है। इनफैक्ट मेरी शुरुआत रामजस कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी शून्य से हुई, और उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग। यू स्टार्टेड विद अ जीरो, शून्य आपके थिएटर ग्रुप का नाम था। शून्य है, और उनका हमारा एक बहुत अच्छा एंथम भी होता था जिसका लाइन थी, शून्य से शुरू हुए हम और शून्य पर ही है खात्मा। तो हम हर परफॉर्मेंस से पहले वो ये चीज़ बोलते थे एक दूसरे को कि याद रखो कि तुम शून्य से ही शुरू हुए हो और शून्य पर ही तुम्हारा। तो ये एक सॉन्ग के फॉर्म में? यस यस, सुनाइए ना। मतलब मैं कोशिश करता हूँ याद करने। शून्य से शुरू हुए हम, शून्य पर है खात्मा, शून्य ही है ये धरा और शून्य है परमात्मा, इस शून्य की आवाज़ सुन तू कह रही है आत्मा, कह रही है आत्मा, कह रही है आत्मा। क्या बात है। तो हमारे पॉडकास्ट की मदद से हम लोग रामजस और शून्य थिएटर ग्रुप के सभी लोगों से रीच आउट उनको कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, और सब लोग गौरवान्वित होंगे कि तरुण डुडेजा हमारे साथ बैठे हैं, शून्य से जिनकी शुरुआत हुई।
तो वहाँ मैं आपको बता था, शून्य का भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक्चुअली जब मैं डीयू में एडमिशन हुआ रामजस कॉलेज में, तो मुझे हॉस्टल नहीं मिला, क्योंकि हर उसमें एक ही सीट होती है कोर्स में, और अनफॉर्चुनेटली मुझे वो नहीं मिली। तो मैं कमला नगर, जो कि पास में ही है कैंपस के, वहाँ पर एक रूम लिया, बरसाती जिसको बोलते हैं, 3rd फ्लोर पे ऊपर वाला रूम। और दिल्ली में मई जून में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आप जानते ही हैं वैसा। आई थिंक जून जुलाई में सेशन शुरू होता है, वहाँ पे बारिश नहीं होती, वहाँ पे गर्मी पड़ रही होती है। अब वो इतनी तेज़ धूप पड़ती थी उस बरसाती में, और उस समय वो एसी कूलर कुछ नहीं था उसमें, और ना ही मोबाइल लैपटॉप इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती थी। तो कॉलेज ख़त्म हो जाता था 2 बजे, और मैं जाता था और मुझे लगता था यार ये पंखा गर्म हवा फेंक रहा है, इसको तो बंद ही रहने दो, ठीक है, बट बंद करो तो पसीने आते थे। तो बड़ी विचित्र वो हो गई थी, और मुझे लगता था यार कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे कोई काम मिल जाए, कुछ मिल जाए कि मुझे यहाँ पे शाम को ही आना पड़े जब सूरज ढल जाए। तो एक दिन लकीली हमारे एक टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास ली, और कॉलेज में सब लोग चले गए, हम खाली उस एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुके थे। जब वो एक्स्ट्रा क्लास ख़त्म हुई तो मैं बाहर जा रहा था, तो मैंने देखा कि ऑडिटोरियम के बगल में एक लॉन में कुछ लोग बहुत ऐसा लाउड एक्टिंग कर रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं और वो कर रहे हैं। वो मुझे देखते हुए बड़े फैसिनेट लगे, और मुझे पता चला ये स्ट्रीट थिएटर होता है, नुक्कड़ नाटक जिसे बोलते हैं, और वो लोग नुक्कड़ नाटक की वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मुझे लगा यार ये बहुत अच्छा है, और फिर मैंने पूछा किसी से कि यार ये लोग क्या है, तो किसी ने मुझे बताया ये लोग तो कॉलेज में ही रहते हैं 5-6 बजे तक, क्लासेस सबकी 1-2 बजे ख़त्म हो जाती हैं, ये लोग यहीं पे रहते हैं 5-6 बजे तक, ऑडिटोरियम की चाबी इनके पास होती है, प्रैक्टिस करते हैं, वापस जमा करके चले जाते हैं। मुझे लगा ये मुझे करना है, ठीक है, किसी तरीके से मुझे यहाँ पे शामिल हो जाना है, और ये आवाज़ तेज़ निकालना इतना तो मैं कर ही लूँगा कैसे भी करके, मुझे बस अपनी वहाँ पे कमरे पे नहीं जाना है, क्योंकि वो कमरा आग उगलता है। सो दैट वाज अ रीज़न आई वेंट टू थिएटर। ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से कुछ एक्टिंग करना चाहता था या वो करना चाहता था, इट वाज एन एस्केप फ्रॉम दिस इमीडिएट कॉज ये बना। हाँ, एंड इट चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ। मतलब आज मैं यहाँ हूँ तो थैंक्स टू द गर्मी ऑफ दिल्ली, यस, एंड योर बरसाती, यस, एंड नो अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल, इंटरनेट, नथिंग। सो आई, मतलब मैंने उसमें एस्केप ढूंढा, और वो एस्केप ही मेरी लाइफ बन गया। तो क्या बात है, कमाल की बात है ये तो। और फिर वहाँ एक्टिंग और सारी चीज़ें करने लगे। नहीं, इंटरेस्टिंगली सो बेसिकली उन्होंने बताया था शून्य में अगर आप मेंबर बनना चाहते हो सोसाइटी के, तो आपको एक इन ऑडिशन करते हैं वो लोग इंटरनल, उस ऑडिशन देना पड़ेगा, और ऑडिशन में वो लोग सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे पता चला इस तारीख को ऑडिशन है, मैंने तैयारी की। अब क्या बेसिक दिमाग में आता है, शराबी की एक्टिंग कर लो यार, ठीक है, वो सबसे सिंपल होती है ना शराबी की एक्टिंग करना, वो तो हमने देखे हुए हैं, हमने तो बहुत देखे हैं स्मॉल टाउन में शराबी। तो हमने कहा चलो शराबी की एक्टिंग कर लेते हैं यार, शराबी बन के चले जाते हैं। अब मैं जब गया शराबी के, मैंने देखा यार वहाँ तो 60-70 लोग ऑडिशन देने आए हुए हैं, और ऐसा था कि इनमें से कुछ 10 लोग ही सिलेक्ट होने हैं। तो मैं डर गया ऐसा भीड़ देख के। हाँ, और मुझे लगा यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो जो ऑडिशन देना था ना, वो 70 लोग भी आपको बैठ के देख रहे थे, प्लस वो जो जज करने वाले थे वो भी देख रहे थे। तो मुझे लगा यार 3-4 लोग जज करने वाले होंगे, उनके सामने परफॉर्म करना था, ये तो 70 लोग आ गए, इनके सामने करना पड़ेगा। एंड आई थॉट कि मुझसे नहीं होगा, मैं जाता हूँ। तब वहाँ पे शून्य की एक मेरे सीनियर मेंबर, कॉलेज के सीनियर शिवम प्रधान, वो थे वहाँ पे, ही इज़ नो मोर, बट उनकी लाइफ का कंट्रीब्यूशन देखो। ही टोल्ड मी कि तू वापस क्यों जा रहा है, तू ऑडिशन दे। मैंने बोला मुझे नहीं लगता मेरा हो पाएगा, और मेरी मतलब मैं डर रहा हूँ बहुत इन लोगों के सामने। ही सेड डोंट वरी, हम सबको लेने वाले हैं, मैं तुझे सीक्रेट टिप बता रहा हूँ, हम सबको लेने वाले हैं, जो भी ऑडिशन देगा हम सबको ले लेंगे, तू बस जा ऑडिशन दे दे। तो मैंने सोचा सबको लेने वाले हैं तो चलो ठीक है, मैं चला गया यही सोच के, और मैंने ऑडिशन दिया वहाँ पे। ठीक ही था, ऐसा कुछ था नहीं, बट पता नहीं क्या था, क्या मेरे को ले लिया उन्होंने 10-12 लोगों में वैसा। तो उन्होंने एनकरेज किया, उन्होंने झूठ बोला, जस्ट टू एनकरेज मी दैट आई शुडंट लीव एंड दिस थिंग वैसा। सो ही मतलब उन्होंने मुझे धक्का दिया लिटरली कि तू जा ऑडिशन दे, नहीं तो मैं उस दिन भी ऑडिशन नहीं देता था ऐसा। और वही देखो क्या कमाल हुआ कि ऑडिशन दिया, वहाँ पे सिलेक्ट हो गए। प्राइमरली पहले फर्स्ट ईयर में तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस सीनियर्स जब परफॉर्म करते थे तो उनके बैग, जूते चप्पल जहाँ रखे हुए हैं वहाँ पे देना। फिर धीरे धीरे उससे बढ़ के मैं प्रोडक्शन करने लगा, बैक स्टेज काम करने लगा। एक्टिंग तो मैंने 3rd ईयर में जाकर की।
इस तरीके से। लेकिन वहाँ के थिएटर एक्सपीरियंस ने काफ़ी एक्सपोजर दिया। यस, सीखने का हाँ, मौका क्योंकि दिया। हम कॉलेज टाइम में बहुत ही आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, कोलकाता, हर जगह बिट्स प्लानी, हम हर जगह परफॉर्म करने जाते थे। तो जब आप कॉलेज में ऐसी जगहों से परफॉर्म करने जाते हो तो आपको सुविधाएं नहीं होती, ठीक है। आप ट्रेन के स्लीपर डब्बे में जाते हो, एक रूम में 7 लोग सोते हो छोटे से कमरे में। तो जब आप वो सारी चीज़ें देख लेते हो ना, उसके बाद फिर आपको सब लग्जरी लगता है। तो जब आपने कॉलेज में ये सारी मेहनत कर ली, ये सब देख लिया कि यार आप इतना लिमिटेड रिसोर्सेज में आपने नाटक बनाया है और उस नाटक को अलग अलग जगह परफॉर्म किया है जहाँ पे भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और तो मुझे लगता है कि वो एक चीज़। दूसरा एक्सपोजर, मैं कॉलेज सेकेंड ईयर में मूड आई, जो आईआईटी मुंबई का फेस्टिवल होता है, वो अटेंड करने आया, एंड आई थिंक इट वाज द बिगेस्ट एक्सपोजर आई कुड हैव, बिकॉज यहाँ पे डीएवी चंडीगढ़ से परफॉर्म करने आए हुए थे लोग, बेंगलोर से परफॉर्म करने आए हुए थे, मुंबई के कॉलेजेस के लोग थे। सो आपको कितना एक्सपोजर मिल जाता है यार, कि यार कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं एक ही साथ, कितने सारे अलग अलग क्षेत्र के लोग किस तरह का थिएटर कर रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो एक्सपोजर बहुत इम्पॉर्टेंट मिला कॉलेज थिएटर करते हुए। दैट वाज वेरी शेपिंग पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी एंड हाउ आई हैव बिकम व्हाट आई हैव बिकम। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये भी फ़ायदे हैं कि आप अगर किसी एक चीज़ में बहुत अच्छे हैं तो वो आपको नेशनली नहीं, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देते हैं। Yes, yes, and I went to Pakistan To perform? Yes, from Delhi University to Government College Lahore. तो वो एक अलग, वही पाकिस्तान जाना 2008-9 में और बाय फुट वाघा बॉर्डर क्रॉस करना, क्या बात है। वो एक अमेजिंग फीलिंग थी। और लाहौर जाके वहाँ पे लोगों से मिलना। अच्छा, उस कॉलेज में भी उनके अलग अलग, रावलपिंडी से लोग आए हैं, मुल्तान से लोग आए हैं, कराची से कॉलेज के लोग आए हैं। तो वहाँ पे भी अब देखिए एक्सपोजर डबल हो गया, सिर्फ लाहौर का ही नहीं है। देन वी गॉट टू नो कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की क्या लेगेसी है, कितना बड़ा है वो, क्या है। एंड देन लाहौर घूमना, वहाँ की लोगों से मिलना, बातें करना, वो सब कितना बड़ा एक्सपोजर था, जो कि एक जल्दी ही मिल गया, बहुत जल्दी। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड लकी। तो लाहौर में, पाकिस्तान में जो कल्चरल कम्युनिटी थी, कम्युनिटी ऑफ क्रिएटिव लोग थे, उन लोगों का कैसा रवैया था जब हिंदुस्तान से लोग आए, आर्टिस्ट आए, स्टूडेंट्स आए, उन्होंने परफॉर्मेंस की, तो उन लोगों ने किस तरह रेसिप्रोकेट किया? आपको क्या कुछ फील हुआ? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जब बात होती है तो हम लोग छोटे शहरों में जब बड़े होते हैं तो एक अलग परसेप्शन लेके बड़े होते हैं, और फिर हमारे पास रेफरेंस में सनी देओल की फिल्में होती हैं। तो मैं चाहता हूँ, व्हाट वाज योर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस? देखिए, कॉलेज के बच्चे और लोग बहुत ही वेलकमिंग थे। पहली बात तो हमें, क्योंकि उस मतलब आप तो फिर भी इंटरनेट है, मोबाइल है, यू कैन सी द वीडियोज़ एंड दिस थिंग। आपके उस समय पाकिस्तान की ऐसी कोई इमेजरी नहीं बनी हुई कि वह वैसा होगा। तो हम जब वहाँ फर्स्ट टाइम गए तो पहले तो लाहौर में पंजाबी बोली जाती है, ठीक है। तो मुझे तो पंजाबी अच्छे से आती भी है, समझ भी आती है। तो बड़ा वो हो गया था यार, ये कपड़े भी हमारे जैसे पहनते हैं, खाना भी हमारे जैसा खाते हैं, बोलते भी हमारे जैसा है, डिफरेंस क्या है, ठीक है, समझ ही नहीं आया। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यार जैसे आप फिर भी साउथ ईस्ट एशिया में जाओ, आप कल्चरली बहुत डिफरेंट फील करोगे, बट पाकिस्तान में ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। बिल्कुल। और तब एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा होता था, ठीक है। सो एवरी डे, हर दिन में एक बार हम लोग ISD कॉल करने जाते थे अपने अपने घरों में, ठीक है। उस समय लैंडलाइन ISD कॉल, तो रोज शाम को जाते थे ऐसे करके, और उसमें थोड़े पैसे लगते थे, ठीक है। तो एक दिन हमारा एक दोस्त था, हमने देखा कि वो मतलब बैठ के ना कोल्ड ड्रिंक पी रहा है वहाँ पे, ठीक है। और हमको बड़ी हैरानी हुई कि यार ये तो फ़ोन पे बात कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, मतलब थोड़ा वो है। देन वी गॉट टू नो कि जिस दुकान से हम ISD कॉल करने जाते थे, वहाँ के जो ऑनर थे, उन्होंने उससे पूछा मेरे दोस्त से कि आप कहाँ से आए हो। तो उसने बोला कि मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो उसने बोला, अरे दिल्ली से तो शाहरुख खान भी हैं। तो उसने ऐसे ही फेंक दिया, हाँ हाँ शाहरुख खान को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे पड़ोस में रहते हैं, वैसा करके। उस इंसान ने उससे कभी ISD कॉल करने के पैसे नहीं लिए, बल्कि जब भी वो कॉल करने जाता उसको कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पिलाता कि तुम कोल्ड ड्रिंक पियो और यहाँ से कॉल करो, वैसा। SRK की महिमा अपरंपार पाकिस्तान में भी। और वो तो होता है क्योंकि हम लोग बड़े होते हैं अलग परसेप्शंस के साथ। मैंने वन ऑफ माय नॉवेल्स में लव करी में ये स्पेस इसे एक्सप्लोर किया है। लंदन में कहानी सेट है
और इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक एक किरदार एक साथ रहते हैं, रिलक्टेंटली रहना शुरू करते हैं और धीरे धीरे रियलाइज़ करते हैं कि वाई डू वी फाइट बैक होम, क्योंकि जब हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर एक सा है, हमारा सेंस ऑफ र्यूमर एक सा है, हमें बंदियां भी एक सी पसंद आती हैं, तो क्यों हम लोग झगड़ते हैं आपस में। और वो बातचीत करते हैं अबाउट अ पॉसिबल रीयूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, अखंड भारत हाँ, कि भाई सोचो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक ही होती, दोनों जगह के बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स को मिला के, तो फिर कौन ही हरा सकता। हम लोग डिफेंस और आपसी एक दूसरे से बचने की सुरक्षा में जो पैसे डालते हैं, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमें कहाँ पहुँचा दे अगर हम वो हेल्थ और एजुकेशन में डालें। तो एक ये दुनिया क्रिएट की थी और मैं बहुत खुश हूँ ये जान के कि आप लाहौर खुद जाके और आपको ये मौका मिला फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने का। तो पानीपत से दिल्ली होते हुए जो आप मुंबई आए, इट हेल्प यू अ लॉट यस in the making of filmmaker Tarun Dudeja, isn't it? Yes. इनफैक्ट एक और चीज़ जो कि बहुत वो रही, वो भी बहुत जल्दी हो गई। जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ तो थिएटर नहीं छूटा। थिएटर में अब बाहर थिएटर करने लग गए, दिल्ली थिएटर सर्किट में थिएटर करने लग गए। तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिएटर डायरेक्टर हैं दिल्ली में, सोहेला कपूर, शेखर कपूर की सिस्टर हैं। उनका थिएटर ग्रुप है कात्यायनी थिएटर ग्रुप, और उसमें मैं काम करने लगा अगेन बैक स्टेज मैनेजर के तौर पे। और वहाँ पे हम कमानी ऑडिटोरियम इधर उधर शोज करते थे। बट देन वी गॉट टू गो टू 3 डिफरेंट कंट्रीज, दैट वाज कनाडा, यूके एंड यूएई, फॉर अ 7 सिटी टूर, जहाँ पे हमें एक प्ले परफॉर्म करना था। एंड वी वेंट थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री में जो ICR डिपार्टमेंट, इंडियन कल्चरल ICCR, करेक्ट, एंड दैट वाज इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। यस यस। तो हमें वाइट पासपोर्ट मिला वहाँ पे, वो मेरी फर्स्ट टाइम नॉलेज थी कि आपको वाइट पासपोर्ट मिलेगा। और उस समय बाहर कनाडा इधर उधर जाना वो भी बहुत वो था, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, एंड देन यू गो टू दीज प्लेसेस अगेन, लिमिटेड रिसोर्सेज, प्ले बड़ा है, एस्पिरेशंस बड़ी हैं, और वहाँ पे जैसे तैसे करके करना है। तो मुझे लगा वो एक्सपोजर भी बहुत अच्छा था, बहुत। और ये वाइट पासपोर्ट का उत्साह बड़ा अच्छा होता है। मैं रिलेट कर सकता हूँ बिकॉज 2008-9 में मैं भी नॉमिनेट हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए न्यूयॉर्क में, 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए, और मुझे मौका मिला था वहाँ पे सम्मेलन समाचार एक मैगजीन निकालते थे, और पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर जी संपादक थे। तो उसमें एज अ रिपोर्टर मुझे भी मौका मिला, और उस सिलसिले में वाइट पासपोर्ट इशू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MEA ने, विदेश मंत्रालय ने किया था। और उसके बाद तो कहीं कोई लाइन ही नहीं लगनी पड़ती थी। JFK में हम लोग खड़े हैं, सिर्फ ऐसे दिखा रहे वाइट पासपोर्ट और बुला ले रहे हैं सबकी, दे आर इम्पॉर्टेंट, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। यस वो एक अच्छी तो वो है। और इन चीज़ों से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी। तो जो लोग ये शो देख रहे हैं, जो छोटे शहरों में हैं और जिनके मम्मी पापा ये कह रहे हैं कि तुम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओ, और वो बोलते नहीं हमें बॉम्बे जाना है, तो अपनी मम्मी पापा की बातें आप मान लीजिए, क्योंकि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एक बढ़िया एक्सपोजर देगा, बहुत बहुत, और आप कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। क्योंकि मैं वही कि आप जब इतने डिफरेंट लोगों से मिलोगे, उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे लाइफ को लेके, उनकी डिफरेंट करियर एस्पिरेशंस सुनोगे, उनके डिफरेंट उसको देखोगे, लाइक नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने, आपका एक्सपोजर ही पहले बढ़ जाता है कि कितना डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि DU स्पेशली थिएटर सर्किट, इट रियली हेल्प मी अ लॉट। और फिर वहाँ से मुंबई जी। तो अब आप कुछ मिस करते हैं दिल्ली का, या ज़्यादा मिस करते हैं पानीपत का? मैं दोनों जगह थोड़ी थोड़ी मिस करता हूँ, जैसे करके। दिल्ली में मुझे वो तो एक्चुअली दिल्ली और पानीपत का वो जो डिफरेंट मौसम्स होते थे ना, वो एक सर्दी अक्टूबर से लेके फरवरी तक का जो एक मौसम होता है वहाँ पे, मुझे वो मौसम मिस होता है। यहाँ मौसम में कोई कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं है, ये एक सा है, मतलब इतनी ज़्यादा मौसमों की एकता है यहाँ पे, पूरा साल एक सा है। मुझे फरवरी में दिल्ली बहुत खूबसूरत लगता था, पता नहीं वो हो भी जाता था कैसे, बट दिल्ली बहुत अच्छा हो जाता था, खूबसूरत। लाइक दिन में आप टहल सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, खुला वो है। तो दैट इज समथिंग जो दिल्ली के बारे में मिस होती है। और
मतलब हाँ खाना, क्योंकि वो खाना एक्चुअली बहुत ज़्यादा खाया है तो वो भी मिस होता है कि तो अब यहाँ से कहाँ जाना है आप? यहाँ से अभी तो मुझे तो लगता है इंडिया में तो यही है। इसके आगे अगर जाना है तो एल ही जाना होगा। LA ही जाना होगा। हाँ। और अभी करते रहना है अपनी स्टोरी टेलिंग को अलग अलग फॉर्म में। वैसे मुंबई ही लाइक बेस्ट है। मुझे लगता है कि मुंबई बहुत अच्छा शहर है पूरे इंडिया में, जितनी सुविधाएं यहाँ पे हैं आपके डोर स्टेप पे, ईज़ ऑफ कन्वीनियंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, अच्छा है यहाँ पे। तो अब इससे आगे पता नहीं कहाँ जाना। आपके चॉइस ऑफ करियर को लेकर हाँ। आपके घर में मम्मी पापा की क्या प्रतिक्रिया रही? उन्होंने इसे कैसे देखा? Initially, they were very supportive. It's no starting से. Initially, they thought it is something I am pursuing out as an hobby, which I will drop after 3-4 years. ठीक है. They were supportive then also कि ठीक है तुम try कर लो, वैसा करके करो देखो क्या होता है. But उन्हें लगा था कि 2-3 साल में छोड़ देगा. बट वो हुआ नहीं, तो फिर तो मतलब जब सीरियस होता गया तो आज आपके सामने ही है। फिर तो और सपोर्ट बढ़ता गया हर जगह, जैसे जैसे लाइक मेरी पहली शॉर्ट फिल्म लिसनर, दूसरी शॉर्ट फिल्म ख्याली पुलाव, वो जब भी बनी मेरे मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि हाँ जो इतनी मेहनत कर रहा है इतने सालों से, भले ही बड़ी नहीं है पर छोटी फिल्में अच्छी बनाई है। तो आपने कभी उन्हें शूट पे बुलाया? हाँ ज़रूर, वो ख्याली पुलाव के शूट पे थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा देखकर। वो थ्रू आउट मेरे साथ मॉनिटर पे बैठे थे, देख रहे थे कि कैसे होता है क्या। उन्होंने बोला बहुत टफ काम करते हो तुम। प्राजक्ता कोहली वाज द लीड, आई yes, रिमेंबर। हाँ। उसमें तो उन्हें लगा कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और इतने लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स ऐसा करके। सो मुझे लगता है कि जब से वो सेट पे आए, शूटिंग पे आए, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई फिल्म वाले लोगों को लेके कि यार ये लोग कितने पैशनेट, उन्हें पता चला हाँ, कि भाई करते क्या है, हाँ, इतना समय किधर लगता है। यस, और कि ये लोग कितने पैशनेटली और डेडिकेटली एक चीज़ को काम करते हैं। मतलब हर आप डिपार्टमेंट, इतने डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, सबका आपस में कोऑर्डिनेशन है और सब लोग एक दूसरे से तालमेल में हैं और पूरी जान लगा के 12 घंटे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कोई भी देखता है तो उसके फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। स्पेशली जो लोग बिहाइंड द कैमरा है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड बाहर के लोग किसी के लिए भी शूटिंग बोरिंग भी हो सकती है क्योंकि वो बार बार यही देख रहा है कि अरे यही डायलॉग अभी यहाँ से बोला था, अभी यहाँ से बोल रहा है, कैमरा रख दिया, अभी यहाँ से बोल रहा है। तो वो जब ये चीज़ देखते हैं उनको बोरिंग लग सकती है, लेकिन जब वो पीछे के लोगों को नोटिस करेंगे कि वो लोग कितना काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है। और अब जब आपकी ये फिल्म आई, इतनी सक्सेसफुल हुई, आपको अवार्ड्स मिले, अगली फिल्म भी बन रही है, तो अभी तो ज़िंदगी कुछ बदली होगी व्हेन यू गो बैक होम और पेरेंट्स जब यहाँ आते हैं और जिस तरह से चीज़ों के बदलते हुए स्वरूप को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क पाते हैं आप? मुझे लगता है फ़र्क है। मुझे लगता है यहाँ से ज़्यादा फ़र्क वहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो आस पास के लोग थे उनका नज़रिया बदला, ठीक है। तो वो एक चीज़ जो है मेरे पेरेंट्स फील करते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, देखिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, हम तो यहाँ पे बहुत सारे सेम इंडस्ट्री के लोगों से सराउंडेड रहते हैं, बट वो लोग जो पहले एक्सप्लेन करते थे कि हमारा बेटा ये करता है, अब उन्हें वो ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी लोग आते हैं उनके पास। सो आई विल टेल यू, ये 2 महीने पहले की बात है। मेरे घर पे घंटी बजी पानीपत में और 4-5 लोग आए, जिसमें से 3 मिडल एज फीमेल्स थी, 2 मिडल एज अंकल थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड दे सेड कि वी जस्ट गॉट टू नो कि ये तरुण डुडेजा का घर है जिन्होंने धक धक बनाई है। तो उन्होंने कहा हाँ ये उन्हीं का घर है। तो उन्होंने बताया कि हम आपके वो डायगोनली अपोजिट जो तीसरा घर है वहाँ पे आए थे, हम अमृतसर से आए हैं, और वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि वो यहाँ पे एक डायरेक्टर रहता है जिसने धक धक फिल्म बनाई है, और उन्होंने वो नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखी थी और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी उन 3 लेडीज़ को। तो वो वैसे उनको विजिट कर रहे होंगे, बट जस्ट दे गॉट टू नो कि यार यहाँ पे वो बंदा है जिसने वो धक धक बनाई है। तो स्पेशली केम टू ग्रीट माई पेरेंट्स एंड से दैट वी लव द फिल्म। तो ये बात मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत मायने रखती है। सो ब्यूटीफुल। हाँ, उनको कितना गर्व हुआ होगा, हाँ, कि कहाँ पे कोई रहता है, फिल्म देख के वो कनेक्ट कर पाए। हाँ, और वो ऐसे ही जस्ट बाय चांस में बात हुई कि हमारे यहाँ भी एक डायरेक्टर रहता है। अच्छा कौन है, क्या बनाया उसने? अरे कुछ नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई थी, वो 4 औरतें बाइक चला रही हैं, तो वन ऑफ देम सेड धक धक वैसा करके, एंड सेड हाँ शायद वही। तो वो लोग आए क्योंकि उनको फिल्म बहुत पसंद थी देखने के लिए।
तो ये मुझे बताया और मुझे भी ये सुन के अच्छा लगा। तो ये इस तरह से कुछ कुछ छोटे छोटे अनुभव हो रहे हैं जो अच्छे लग रहे हैं। नहीं, तरुण डुडेजा की कहानी कई सपनों को साकार होते हुए देखने की कहानी है। छोटे से शहर पानीपत से दिल्ली विश्वविद्यालय, वहाँ थिएटर जीवन और फिर मुंबई, यहाँ सालों की मेहनत और अब फिल्म इनकी बनी है, अच्छा कर रही है, कई अवार्ड्स, सीक्वल बन रहे हैं। ये तो बहुत प्रेरक कहानी है अपने आप में। तो जो लोग आना चाहते हैं यहाँ छोटे शहरों से, उनके लिए आप जाते जाते बताइए, कोई नसीहत देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि नसीहत, आप जिसको आना है ना यहाँ पे, नसीहत थोड़ा भारी शब्द है, कुछ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है जिसको आना, देखो बहुत लोग एक्टर बनने के लिए आना चाहते हैं, तो मेरे पास उनको कहने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। बट जो लोग एज अ राइटर डायरेक्टर यहाँ आना चाहते हैं, मुझे लगता है कि अगर आपको कहानी कहने का वो है कि आपको कहनी है कहानी, आप आ जाओगे, आप हालातों से लड़ लोगे, आप डिसअपॉइंटेड फील करके भी टिके रहोगे और कह दोगे कहानी। तो मुझे लगता है पैशन, हाँ, कि वो जो कहानी कहने के लिए जो बात है ना, उस वही सबसे ड्राइविंग फोर्स है। और अगर आप में वो है तो आप आइए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। शिद्दत, हाँ करेक्ट, दैट्स द वर्ड। हाँ करेक्ट। तो अभी हम लोग लास्ट साइन ऑफ लेंगे, जिसमें हम लोग उस कैमरे में देख के बोलते हैं। अच्छा, मैं नहीं, वो बीच वाले में, अच्छा, कि वी लव यू ऑल। ठीक है। ऐसे ही मज़े करते हैं। थैंक यू तरुण फॉर द वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, मज़ा आ गया। वैसे भी ऑफ कैमरा भी आपसे बात करके बहुत मज़ा आता है, आपकी कहानियाँ सुनकर भी। और आज की बातचीत में एक बात जो मैं मिस कर गया, अभी याद आई वो बात, एक इंटरेस्टिंग किरदार है तरुण की ज़िंदगी में, इन्होंने मुझसे भी मिलवाया है, हम लोगों का अब कॉमन फ्रेंड है दीपू। जब हम दोनों मिलते हैं तो दीपू एक किरदार है जिसकी कहानियाँ खूब चलती हैं। बस जाते जाते आप दीपू के बारे में एक बात बताइए, मैं अपने दर्शकों से दीपक को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। दीपक मेरा स्कूल का दोस्त है और वो वहीं पानीपत में रहता है और वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसका लाइफ को लेके जो जिंदा दिली है, जो लाइफ को लेके केयर फ्री एटीट्यूड है, दैट इज़ समथिंग आई एस्पायर एंड लाइक ही इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लिविंग इन द मोमेंट। ठीक है, क्या बात, नॉट थिंकिंग अबाउट पास्ट, नॉट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, जस्ट लिविंग इन द मोमेंट। सो मतलब एक किस्सा बताता हूँ दीपक का, कि हम लोग मूर्थल फेमस है ढाबों के लिए, वहाँ पर खाना खाने गए कुछ 4-5 दोस्त मिलके। मूर्थल के पराठे तो यस बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम रात में खाना खाने गए वहाँ पर, और तो हमने देखा कि जहाँ हम खाना खा रहे थे वहाँ पे थोड़ी दूर ना कुछ झगड़ा हो रहा था और 4-5 लोग मिलके एक इंसान को पीट रहे थे। ठीक है, तो दीपक ने मुझे देखा और बोला कि मेरी ज़िंदगी से तमन्ना थी, बचपन से तमन्ना थी कि मैं एक बार ऐसा कुछ करूं जहाँ पे एक इंसान 4 लोगों से पिट रहा हो और मैं उसे बचाऊं। मैं ऐसा देखता आया हूँ, मैं ऐसा करूंगा। क्या फिल्मी थॉट। हाँ, बिकॉज एंड देन ही वेंट, ही बीट अप दोज 4 guys एंड सेव्ड दैट 1 guy। ठीक है, ही सेव्ड दैट 1 guy, ही गॉट हिम कि आजा, उसको अच्छे से खाना खिलाया उसने, तो हमारे साथ ही खाना खिलाया। अब उन इंसान ने बोला कि मेरी बस छूट गई, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे गाज़ियाबाद जाना था और अब मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊंगा। सो दीपक सेठ कि अब एक इंसान का भला किया है तो पूरा ही करेंगे, हम सब इसे गाज़ियाबाद छोड़ने चलेंगे। वाह, तो ये है जिंदा दिली। हाँ, और तो हम उसे गाज़ियाबाद छोड़ने जा रहे थे और रास्ते में अब हम गाड़ी चल रही है हाईवे पे, तो वो जो इंसान था जिसे हम छोड़ने जा रहे थे वो सो गया। ठीक है, अब वो सो गया और गाड़ी चल रही है, अचानक से उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने नींद में चिल्लाया बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, वैसा करके इतनी तेज चिल्लाया कि दीपक को गाड़ी को ऐसे स्किड मारना पड़ा क्योंकि बैलेंस डिसऑफ हो गया था। लाइक उसका इतना चिल्लाना एक्सीडेंट का कॉज बन सकता था। हमने गाड़ी रोकी, दीपक ने गाड़ी रोकी और उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला अरे ये मेरी आदत है, मैं सोते वक्त चिल्लाता हूँ। तो दीपक को गुस्सा आया कि तेरी वजह से हम 5 लोग मर जाते अभी, और वहीं रास्ते में उतार दिया, हम नहीं छोड़ के आ रहे तुझे, तू बहुत डेडली है, मरवा देगा। वो रियल स्पेस में आ गया वापस से। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं दीपक की, और दीपक इनके मालगुडी डेज का एक किरदार है। और बहरहाल थैंक यू सो मच तरुण, शो पे आने के लिए, अपनी कहानियाँ शेयर करने के लिए, बहुत मज़ा आ गया।
थैंक यू सो मच टू यू फॉर हैविंग मी हियर। मुझे पता नहीं, मैं डिज़र्व भी करता हूँ एक फ़िल्म बनाकर ऐसा, एक फ़िल्म लिखकर ऐसा आना। मुझसे लगता है बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं। मुझे लगता है मैं शायद जल्दी आ गया, पर थैंक यू सो मच। नहीं, उनको और बड़े अचीवर्स बुलाते हैं। तो मैं तो अब बहुत सामान्य सा हूँ होस्ट, तो मैंने आपको बुला लिया। बट फैंटास्टिक बस कॉन्वर्सेशन। मुझे तो यही लगता है कि देयर आर सो मैनी टैलेंटेड पीपल आउट देयर हु हैज़ अचीव्ड मोर, और आपने उन सब में मुझे यहाँ बुलाया, तो ये मेरे लिए इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी। थैंक यू सो मच। अब हम लोग इस कैमरे में देखेंगे और हम लोग दीपक ही नहीं पूरी दुनिया को बोलेंगे एक साथ, वी लव यू ऑल।